क्या आपको पता है आज किसकी जयंती है? कैसे पता होगा? मुझे ही देर से पता चला। आप में से कितने लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे? मुझे खुद भी नहीं पता था। नाम तो सुना था, पढ़ते भी थे, लेकिन उनका जीवन कितना संघर्षमय रहा है, उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, जो स्ट्रगल उन्होंने किया है, शायद ही हम और आप में से कोई कर पाए। क्योंकि अपने लिए तो सभी लोग कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए करना तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो मैं बात कर रही हूँ भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वो अपने पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी माता सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थीं। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़े। आज़ादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती 2म दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वहीं अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। वह जब स्कूल में पढ़ने जाती थीं तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। इस सब के बावजूद वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी और लड़कियों व महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। 9 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था 1940 में जो महात्मा ज्योतिबा राव फुले से। और शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गई। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके पढ़ने और सीखने की लगन से प्रभावित होकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ना और लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे के शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक योग्य शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई जी ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। भारत में आज़ादी से पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियाँ व्याप्त थीं। सावित्रीबाई फुले जी का जीवन बेहद मुश्किलों भरा रहा। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण उन्हें एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा। वह स्कूल जाती थी तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते और उन पर गंदगी फेंकते थे। सावित्रीबाई फुले एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थी। आज से 1 सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोल पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की। देश में विधवाओं की दुर्दशा भी सावित्रीबाई फुले को बहुत दुख पहुंचाती थी, इसलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद 1864 में इसे एक बड़े आश्रय में बदलने में सफल रहीं। उनके इस आश्रय गृह में निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और उन बाल बहुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था।
सावित्रीबाई उन सभी को पढ़ाती लिखाती थी। उन्होंने इस संस्था में आश्रित एक विधवा के बेटे यशवंत राव को भी गोद लिया था। उस समय आम गाँव में कुएं पर पानी लेने के लिए दलितों और नीच जाति के लोगों का जाना वर्जित था। यह बात उन्हें और उनके पति को बहुत परेशान करती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं खोदा ताकि वह लोग भी आसानी से पानी ले सकें। उनके इस कदम का खूब विरोध भी हुआ। सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव का निधन 1890 में हो गया। उस समय उन्होंने सभी सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार स्वयं किया और उनकी चिता को अग्नि दी। इसके करीब 7 साल बाद जब 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली तो वे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने निकल पड़ी। इस दौरान वे खुद भी प्लेग की शिकार हो गई और 10 मार्च 1897 में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये थी माता सावित्रीबाई फुले जी की जीवन की कहानी, जो कि मैंने बहुत कम समय में आपको बताने की कोशिश की है और ख़ुद भी जाना है। मेरे पास टाइम होता तो मैं और भी उनके बारे में बताने की कोशिश करती, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर उनके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगी। कि आप खुद सोचो कि जब हम स्कूल में पहुँचते हैं या हमारे बच्चे जाते हैं तो गुड मॉर्निंग सर या मैम कहते हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर सावित्रीबाई फुले जी नहीं होती तो शायद हम स्कूल में पहुंचकर गुड मॉर्निंग सर ही कहते, क्योंकि मैम तो होती ही नहीं। और ये हुआ कैसे? सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले जी की वजह से। सच में इनके जज्बे को मेरा दिल से सलाम है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते। शायद मैं भी आप लोग के बीच ऐसे बोल नहीं पाती। इस वीडियो में बहुत सारी कमियां रह गई होंगी, क्योंकि बहुत रिसर्च करनी पड़ती है तब जाके ये वीडियो बन पाती है और मुझे टाइम नहीं मिल पाता इतना कि मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी ही 12 घंटे की है, जो कि पूरे 12 घंटे खड़े होकर के करनी पड़ती है। बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द भी होता है। पर जब मैं बाबा साहब के बारे में, माता सावित्री जी के बारे में, महात्मा ज्योतिराव फुले जी के बारे में, पेरियार जी के बारे में, इन सब महापुरुषों के बारे में जब सोचती हूँ ना कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, कितना कुछ झेला है, कितना कुछ सुना है लोगों से और सहा है, और इतना कुछ सहने के बाद भी आगे बढ़े हैं, तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तब जाके शायद मैं ये कर पाती हूँ। और बाकी 2 घंटा आने जाने में लग जाता है और बाकी समय खाना बनाने खिलाने में भी जाता है। तो उसमें से जो भी समय थोड़ा बहुत मिल पाता है तो मैं ये रिसर्च करके वीडियो बनाती हूँ, इसलिए क्योंकि जो माता सावित्रीबाई फुले ने सहा है और शायद मेरा भी स्ट्रगल जारी है, वो और लोगों को ना सहना पड़े, क्योंकि हमें अपने महापुरुषों का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम कोई एक्शन ले पाएंगे ना। आपको नहीं लगता सही मायने में टीचर्स डे 3 जनवरी को ही मनाया जाना चाहिए? आप लोगों को अगर ये बात सही लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसमें जो भी गलती हुई होगी अपनी बच्ची समझकर माफ़ करें। बाकी आप सभी अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।